गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा क्या होती है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो मांग वक्र होते हैं उसमें चैम्बरलेन की जो अवधारणा थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। जब ये अपन बात कर रहे थे चैम्बरलेन की अवधारणा की, तो उसमें दो प्रकार के मांग वक्रों पर अपन ने चर्चा की थी। पहला जो था वो था प्रत्याशित मांग वक्र, जिसे अनुभूत मांग वक्र, आत्मगत मांग वक्र या परसीव्ड मांग वक्र भी अपन ने कहा था। उसके बाद जो दूसरा था वो था बाजार अंश मांग वक्र। ये दोनों क्या होते हैं, एक बार इसको पुनः बता देता हूँ मैं। प्रत्याशित मांग वक्र वह होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भिन्न भिन्न कीमतों पर कोई भी फर्म किसी वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाता है जिस पे फर्म उससे बेचने की प्रत्याशा रखती है। और वो एक्सपेक्टेशन कब रखती है, जब उसकी जो कॉम्पिटिटर फर्म होती है या जो प्रतिद्वंदी फर्म होती है उसकी प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अर्थात एक फर्म का ऐसा मांग वक्र जहाँ वो भिन्न भिन्न कीमतों पे अपनी मांग मात्राएं बेचती है, लेकिन वहाँ शर्त ये होती है कि जो अन्य फर्में हैं वो अपनी कीमतों को क्या रखें, स्थिर रखें। ठीक है। और जो बाजार अंश मांग वक्र होता है वह विभिन्न कीमतों पर किसी फर्म की वस्तु की उन मांग मात्राओं को दर्शाता है जिसमें बिक्री होने की संभावना हो, यदि प्रतिद्वंदी फर्म भी अपनी कीमत उसी प्रकार परिवर्तित करे जिस दिशा में वह फर्म कर रही है। अब मान लो दो फर्में हैं ए और बी, तो प्रत्याशित मांग वक्र अगर हमें समझना है तो इसका मतलब भिन्न भिन्न कीमतों पे मांगी गई मात्राओं को दर्शाता है। कब दर्शाता है, जब जो प्रतिद्वंदी फर्में हैं अर्थात जो बी फर्म है वो अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करे, तब तो बनेगा प्रत्याशित मांग वक्र। ठीक है। और अगर ये कीमत में परिवर्तन करती है ए फर्म और उसी अनुसार बी फर्म भी कीमत में परिवर्तन करने लग जाए, उसके बाद जो मांग वक्र हमें प्राप्त होगा वो होगा बाजार अंश मांग वक्र। ठीक है। तो जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि जो बाजार अंश मांग वक्र है वो थोड़ा बेलोचदार होता है। बेलोचदार इसलिए होता है क्योंकि मान लो एक फर्म अपनी कीमत कम करती है तो उसकी बेची गई मात्रा, बिक्री की गई मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अन्य फर्में भी कीमत क्या कर देगी, कम कर देगी। तो उस फर्म की बेची गई मात्रा क्या हो जाएगी, उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। तो मांग, कीमत में परिवर्तन तो ज़्यादा हो रहा है और मांग में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। इसलिए इनका जो मांग वक्र बनेगा वो बेलोचदार होगा। कैसा होगा, बेलोचदार। ऐसा अपन ने बनाया था। और जो प्रत्याशित मांग वक्र है जो फर्म का, जब वह फर्म कीमत में कमी करती है तो उसकी बेची गई, बिक्री की गई मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और अन्य जो फर्में हैं वो कीमत को क्या रखेंगी, अपनी को स्थिर रखेगी। अर्थात कीमत में परिवर्तन थोड़ा हुआ है और मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा होगा, तो इसका जो वक्र बनेगा वो कैसा होगा, ज़्यादा लोचदार होगा। ठीक है। और जहाँ दोनों आपस में काटेंगे वहाँ अपने मांग मात्रा और कीमत का निर्धारण कर लिया था। अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इन मांग वक्रों में विवर्तन किस प्रकार होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि प्रत्याशित मांग वक्र और बाजार मांग अंश मांग वक्रों में विवर्तन होता है। इसे अपन निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो दो डायग्राम दिख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो डी डी डैश वक्र है ये बाजार अंश मांग वक्र को दर्शा रहा है और ये स्मॉल डी डी डैश वक्र है ये है प्रत्याशित मांग वक्र या व्यक्तिगत फर्म का जो मांग वक्र है उसको दर्शा रहा है। ठीक है। अब जैसे ही बाजार में नई फर्में आएगी, अब मान लो एक फर्म को लाभ होने लग गया, असामान्य लाभ होने लग गया। ठीक है। उससे असामान्य लाभ से नई फर्मों की एंट्री होगी। अब नई फर्मों की एंट्री होगी तो क्या होगा, जो बाजार अंश मांग वक्र है वो बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये दिख रहा है इस डायग्राम में, इस दिशा में विवर्तित हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फर्म बाजार मांग उस उत्पादन वर्ग में फर्मों की संख्या के साथ विलोम संबंध को या विलोम संबंध को दर्शाती है। कहने का मतलब कि उत्पादन जो होता है वो उस समूह की जितनी भी फर्मों की संख्या होती है वो जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो एक दी हुई कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म का हिस्सा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसलिए जैसे ही नई फर्में एंट्री होगी बाजार में तो बाजार अंश मांग वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। और इसके विपरीत बात भी सही है
कि जैसे जैसे समूह में से कुछ फर्में बाहर जाएगी, एग्जिट होगा, तो बाजार अंश मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाएगा बाहर की साइड में। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि समूह में नई फर्मों का प्रवेश होता है तो बाजार अंश मांग वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत अगर फर्में बाहर जा रही है तो बाजार अंश मांग वक्र जो है वो दाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्म की जो भी बाजार मांग है वह उस उत्पादन वर्ग में फर्म की संख्या से विलोम संबद्ध होता है। अर्थात कह सकते हैं अपन कि उत्पादन समूह में फर्मों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, एक व्यक्तिगत फर्म के का हिस्सा उत्पादन में उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब अगर ये तो था बाजार अंश मांग वक्र में विवर्तन हो रहा था। ठीक है, अब अगर प्रत्याशित में विवर्तन होगा तो प्रत्याशित में विवर्तन कब होता है? जब कीमत युद्ध शुरू हो जाए। और कीमत युद्ध कब शुरू होगा? कीमत युद्ध का मतलब अगर एक फर्म कीमत को कम कर रही है तो अन्य जो कॉम्पिटिटर फर्म है, जो प्रतिद्वंदी फर्म है, वो भी अपनी कीमतों में क्या करने लग जाए? कमी करने लग जाए। ठीक है, जब फर्मों में कीमत युद्ध की स्थिति हो जाती है तो सभी फर्मों में कीमत घटाने की प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है। इससे प्रत्याशित मांग वक्र कहाँ से लग जाएगा? बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। सबकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और इसके विपरीत कीमत बढ़ाने पर प्रत्याशित मांग वक्र दाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। ये दोनों अपन ने देख लिया है कि प्रत्याशित मांग वक्र और बाजार मांग वक्र में विवर्तन किस प्रकार होता है। अब अपन बात करते हैं कि फर्म का जो होती है, एकाधिकारात्मक फर्म जो होती है, उसका अल्पकालीन व्यक्तिगत संतुलन किस प्रकार होता है। तो जैसा कि अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी स्थितियों में देखा था कि जो उत्पादक होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है लाभ को अधिकतम करना। ठीक है, और वह अपनी कीमत को इस प्रकार निर्धारित करता है कि जहाँ सीमांत लागत किसके बराबर हो? सीमांत आय के बराबर हो। ठीक है, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंदर भी कीमत का निर्धारण वहाँ होगा जहाँ एमआर और एमसी क्या हो? बराबर हो। क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी फर्म होती है उसे अपने बाजार मांग वक्र की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, ये जो डी अपने कैपिटल डी बनाया था उसकी मांग वक्र की जानकारी नहीं होती है। तो जो भी क्रियाएं होती है वो प्रत्याशित मांग वक्र के द्वारा प्रभावित होगी। और प्रत्याशित मांग वक्र अपने को पता है कि प्रत्याशित मांग वक्र बाजार मांग वक्र की तुलना में ज़्यादा लोचदार होता है। ठीक है, अतः कीमत उत्पादन संतुलन हेतु उत्पादक सीमांत लागत को, जो सीमांत लागत है उसको किसके बराबर करेगा? सीमांत आय के। और कौन सी सीमांत आय के? प्रत्याशित सीमांत आय के। ठीक है, अर्थात जो बाजार लागत होगी, सीमांत लागत होगी, वह कैपिटल डी डैश जो वक्र था, जिसे बाजार अंश मांग वक्र कह रहा था, उसको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि वो जो प्रभावित किससे होगा? स्मॉल डी डैश वक्र से, प्रत्याशित मांग वक्र से। तो जो सीमांत लागत होगी वो प्रत्याशित सीमांत आय के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ इसको ध्यान से देखना। ये डी डैश है, ये प्रत्याशित मांग वक्र है। ठीक है, ये ए आर को दर्शा रहा है, औसत आय को दर्शा रहा है। यहाँ नीचे एम आर वक्र बना हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल डी डैश है, ये बाजार अंश मांग वक्र है और जिसका पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। तो इस रेखा चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो इस रेखा चित्र में OQ1 उत्पादन के लिए, ये OQ1 उत्पादन के लिए, ठीक है, कीमत कितनी है? OP1 है। क्यों? क्योंकि MR और MC कहाँ पे बराबर हो रहे हैं? तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इसमें एक MC वक्र बना हुआ है, SMC। ठीक है, इस प्रकार का, क्लियर। और एक SAC वक्र बना हुआ है इस प्रकार का। तो ये SMC वक्र को दर्शा रहा है यहाँ, ये SMC वक्र है और ये SAC वक्र है। ठीक है, अब इस SMC वक्र को आप जब ध्यान से देखोगे तो ये SMC वक्र MR वक्र को कहाँ काट रहा है? ये MR वक्र को इस बिंदु पे काट रहा है। यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ मैं, ये जो बिंदु है ये मान लो A बिंदु पे काट रहा है या A1 बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, तो जहाँ MR MC को काटता है वहाँ संतुलन होता है। और कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? औसत आगम वक्र से। ये डी डैश जो अपना प्रत्याशित मांग वक्र है, इससे कीमत का निर्धारण होगा। तो कीमत तो कितनी हो जाएगी? Q1A या फिर OP1। ठीक है, कीमत तो हो गई अपनी OP1। और जो लागत लग रही थी उसका निर्धारण किससे होगा?
औसत लागत से। और औसत लागत वक्र कौन सा है, ये देखना, ये बी बिंदु पे टच कर रहा है, दिख रहा है यहाँ, ये बी बिंदु पे टच कर रहा है। तो यहाँ तक बी क्यू वन ये तो हो गई औसत लागत, और आय कितनी हुई, A Q1 ये हो गई कीमत। इनका दोनों का अंतर देखना, ये वाली जो दूरी है ये अंतर को दर्शा रही है, AB प्रति इकाई लाभ को दर्शा रही है। और कुल लाभ कितना हो जाएगा, इस जो संगठित क्षेत्र है P1A और JB इसके बराबर फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो उपरोक्त रेखा चित्र में Q1 उत्पादन पर संतुलन में है, यहाँ OP1 कीमत पर बिक्री हो रही है। ठीक है, हमारी मान्यता ये हमने शुरू में ली थी कि जो जितने भी उत्पादक हैं उनकी मांग और लागत दशाओं के संबंध आपस में कैसे हैं, समरूप है। तो सभी उत्पादक कीमतें OP1 ही निर्धारित करेंगे। और ए बिंदु पे बाजार अंश मांग वक्र DD का भी निर्माण कर दिया गया है। यहाँ अल्पकालीन संतुलन की दशा में प्रत्येक फर्म जो है वो ABJP1 के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। ठीक है, अब इसमें 3 महत्वपूर्ण केस सामने आते हैं, तो वो केस कौन से हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहला केस है कि अगर फर्मों में समूह जो है, ये मैंने आपको बताया था कि एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता होती है उसमें उद्योग की अवधारणा नहीं होती, उद्योग के स्थान पे क्या होती है, फर्में होती है। और ये भी मैंने बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसमें फर्में और उद्योग अलग अलग होते हैं। एकाधिकारी जो बाजार होता है, मोनोपोली जो मार्केट होता है, उसमें फर्म और उद्योग एक ही बात होते हैं। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ उद्योग के स्थान पर अपन किसका यूज़ करते हैं, समूह की अवधारणा होती है। ठीक है, अब उस अगर समूह में से जो फर्म का साम्य है वो कब जब नई फर्म में प्रवेश करेगी तो कैसा फर्क, क्या फ़र्क आएगा उसमें। तो ये तो अपने को पता है कि नई फर्में कब प्रवेश करेगी, अल्पकाल में तो कर नहीं सकती, वो करेगी दीर्घकाल में। तो यहाँ जो डायग्राम बनाए गए हैं LAC और LMC, LAC दर्शा रहा है दीर्घकालीन औसत लागत को, LMC दर्शा रहा है दीर्घकालीन सीमांत लागत को। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बनाते हैं एक डी डैश, ऐसा डायग्राम बनाया है, उसके बाद एक कैपिटल डी डैश। तो ये जो कैपिटल डी डैश बना है ये बाजार मांग अंश मांग वक्र को दर्शा रहा है, और स्मॉल डी डैश बना है यह व्यक्तिगत मांग वक्र को दर्शा रहा है, या प्रत्याशित मांग वक्र को दर्शा रहा है। और जब अपन ये पहले पढ़ लिया है कि मांग वक्रों में विवर्तन होता है, तो जैसे ही नई फर्में प्रवेश करेगी तो जो ये बाजार मांग वक्र है डी डैश ये बाईं दिशा में विवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रारंभ में जो संतुलन होता है वो कहाँ होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। MR जो है, कौन सा MR, प्रत्याशित MR वो LMC के बराबर होना चाहिए, और प्रत्याशित MR LMC के बराबर कहाँ है, इसी ये देख रहा है, ये तो LMC को दर्शा रहा है, ये LAC को दर्शा रहा है, इस बिंदु पे बराबर है। ये जो बिंदु है यहाँ दोनों आपस में काट रहे हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं, देखना। ठीक है, तो यहाँ MR जो है प्रत्याशित वो LMC के बराबर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो कीमत का निर्धारण होगा वो कितना होगा, OP1, क्योंकि कीमत का निर्धारण हमेशा डी डैश वक्र से होता है। और जो लागत है वो कितनी होगी, X1B। ठीक है, तो कीमत तो कितनी हो गई, OP1। क्लियर है, या इसको मैं लिख सकता हूँ AX1, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। लागत जो है वो है BX1, तो A और B की जितनी दूरी के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त होगा, और इस सामान्य लाभ से आकर्षित होकर नए फर्में समूह में प्रवेश करेगी। और जैसे ही नई फर्में समूह में प्रवेश करेगी ये जो बाजार अंश मांग वक्र है वो बाईं तरफ खिसक जाएगा। ये डी डैश से घटिया कितना हो गया है, डी डैश तक हो गया है। ठीक है, अब नया जो संतुलन होगा वो कहाँ पे होगा, J बिंदु पे होगा। ठीक है, और J बिंदु पे होगा तो जो फर्में होगी उनको केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा, फर्मों कैसा होगा, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब दूसरी स्थिति आती है, समूह में फर्मों के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा हो तो क्या होता है। तो कीमत प्रतिस्पर्धा हो गई तो जो प्रत्याशित मांग वक्र है उनमें विवर्तन होगा। ठीक है, अब मान लो ये आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, प्रारंभिक साम्य OX1 पे है, यहाँ OX1 है। ठीक है, कीमत OP1 है। अब माना फर्मों के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा शुरू होगी
और सभी फर्में अपनी कीमत घटाने लग जाती है, सबकी सब फर्में कीमतों में कमी करने लग जाती है। और जैसे ही कीमत कमी होगी तो जो प्रत्याशित मांग वक्र डी डी डेस है, स्मॉल डी डेस जो वक्र है वो कहाँ आ जाएगा, बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। तो डी से घट के कितना आ जाएगा, डी डी डेस, इसमें दिख रहा है आपको डायग्राम में। और यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब फर्मों को जो असामान्य लाभ मिल रहे थे वो समाप्त हो जाए और केवल सामान्य लाभ मिलने लग जाए। और अंत में डी डी वक्र जो है वो डी डी डेस वक्र बन जाता है और साम्य बिंदु जो है वो जे पे आ जाएगा। और यहाँ फर्में केवल कैसा लाभ प्राप्त करेगी, सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। अब जो तीसरी स्थिति अपने सामने आती है वो है कि दोनों स्थितियों समूह में नई फर्में भी प्रवेश करें, अर्थात बाजार अंश मांग वक्र भी प्रभावित हो तथा साथ में कीमत प्रतिस्पर्धा भी हो, अर्थात प्रत्याशित मांग वक्र दोनों में विवर्तन हो, तो कैसा स्थिति होगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यह अपने पास एक पहले प्रारंभिक संतुलन की स्थिति में OX1 उत्पादन हो रहा है, क्योंकि प्रारंभिक संतुलन वहाँ होता है जहाँ MR MC को काटता है, और MR जो है वो MC को यहाँ मान लो इस बिंदु पे काट रहा हो। उसके बाद प्रारंभिक कीमत जो है वो यहाँ होगी OP1, लागत जो है वो इतना AB के बराबर क्या होगा, उससे असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अब प्रारंभिक कीमत OP1 जो भी थी, मांग मात्रा OQ1 है, ठीक है, उत्पादन कितना है OX1 है, और फर्मों में प्रति इकाई लाभ कितना हो रहा है, AB के बराबर प्रति इकाई लाभ हो रहा है, ठीक है। इस असामान्य लाभ से आकर्षित होकर नई फर्में समूह में प्रवेश करेगी, और जैसे ही नई फर्में प्रवेश करेगी वैसे ही बाजार अंश मांग वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल डी डी डेस वक्र है, ये वाला ये डी डी स्मॉल डी डी डेस में विवर्तित हो जाएगा बाईं तरफ। ये कैपिटल डी डी डेस था, ये स्मॉल डी डी डेस हो जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक फर्मों को सामान्य लाभ मिलना शुरू न हो जाए, और अंत में जो नया साम्य बिंदु होगा वो जे बिंदु पे होगा, ये जो जे बिंदु दिखाई दे रहा है, और यहाँ फर्मों को सामान्य लाभ मिलता रहेगा तथा उत्पादन बहुत कम OX2, उत्पादन कितना रहेगा इस पे OX2, कीमत कितनी हो जाएगी OP2, बहुत अधिक हो जाएगी। तो फर्मों का बाजार में अंश क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब बाजार में बहुत सारी नई फर्में आ गई है। अब बहुत सारी नई फर्में आ गई तो फर्मों के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा होगी, और कीमत प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या होगा, प्रत्याशित मांग वक्र है, स्मॉल डी डी वक्र है, जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्मॉल डी, ये वाला ये वक्र, ये स्मॉल डी, ये बाईं तरफ खिसक के स्मॉल डी डी डेस दिख रहा है स्क्रीन पे, और नीचे की तरफ विवर्तित हो जाएगा। तो जैसे ही नीचे की तरफ विवर्तित होगा तो नया साम्य हमें K प्राप्त होगा, और इस साम्य पे फर्मों को क्या होगी, हानि होगी, कुछ फर्में बाजार को छोड़ के या समूह को छोड़कर चली जाएगी। इससे बाजार अंश मांग वक्र जो होता है, जो डी डी डेस होता है, वह पुनः किस पे आ जाता है, डी डी पे आ जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो जाए। और अंतिम जो साम्य बिंदु होगा वो कहाँ पे आगे होगा, अंतिम साम्य बिंदु टी बिंदु पे होगा। क्लियर है। तो यहाँ इसकी थ्योरी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लेना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो एक्सेस कैपेसिटी होती है, अतिरिक्त क्षमता होती है, वो किस प्रकार निर्धारित की जाती है, किस प्रकार ज्ञात की जाती है। थैंक यू।